हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक चैनल बैक टू बुक्स में। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने वर्ड्स की बेस्ट सेलर्स को लेकर आए हैं और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बुक सीरीज के पहले भाग फेलोशिप ऑफ द रिंग के अंतर्गत आज हम वॉल्यूम 2 का चौथा भाग अ जर्नी इन द डार्क लेकर आ गए हैं। अगर आपने इसके पिछले अध्याय नहीं सुने तो उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस अध्याय ने कहानी को कौन सा नया मोड़ दिया। भाग 2 अध्याय 4 अ जर्नी इन द डार्क। शाम ढल रही थी, पहाड़ों की धुंध गहराती जा रही थी और सब बेहद थके हुए थे। काराड्रास के हमले ने उनका दम निकाल दिया था। गैंडाल्फ ने मिरुवोर की अंतिम कुछ बूंदें सबको पिला दी ताकि हौसला थोड़ा बढ़ पाए। खाना खाते ही उसने कहा, आज रात आगे नहीं चल सकते, पर आगे क्या करना है यह तय करना होगा। फ्रोडो ने थक कर पूछा, अब कहां जाएं? गैंडाल्फ बोले, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, आगे बढ़ना या फिर शर्म के साथ रिवेंडेल लौट जाना। पिपिन का चेहरा रिवेंडेल सुनते ही चमक उठा, पर एरागॉन और बोरोमीर शांत रहे। फ्रोडो बोला, वापस जाना हार मानने जैसा होगा और फिर रिंगरेथ और भी ताकतवर हो जाएंगे। गैंडाल्फ ने सिर हिलाया, बिल्कुल, लौटे तो रिवेंडेल भी नहीं बचेगा, इसलिए आगे बढ़ना ही होगा। अगर कोई रास्ता हो तो। सैम ने आह भरी पर चुप रहा। गैंडाल्फ ने धीरे से कहा, एक रास्ता है लेकिन सुखद नहीं, मोरिया का रास्ता। सुनते ही माहौल ठंडा पड़ गया। मोरिया का नाम सुनते ही सबके दिलों में डर भर गया। केवल गिमली की आंखों में चमक आ गई। एरागॉन गंभीर आवाज में बोला, रास्ता मोरिया तक तो ले जाएगा, लेकिन क्या वहां से बाहर भी ले जाएगा? बोरोमीर ने झुंझला कर कहा, अगर पहाड़ पार नहीं हो सकते तो दक्षिण की ओर चलें, रोहन का रास्ता खुला हुआ है। गैंडाल्फ ने उसकी ओर देखकर कहा, अब कुछ भी वैसा नहीं। सारूमान अब भरोसे लायक नहीं रहा और इस अंगूठी को आइजनगार्ड के पास ले जाना पागलपन होगा। उसने समझाया कि दक्षिण वाला रास्ता बहुत लंबा है और दुश्मन की निगाहें हर जगह फैली हैं। अतः एकमात्र तरीका है पहाड़ों के नीचे से जाना, जहां दुश्मन उन्हें ढूंढने की उम्मीद भी नहीं करेगा। बोरोमीर ने झुंझला कर कहा, यह तो जाल में घुसने जैसा होगा। गैंडाल्फ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम मोरिया को 12 दूर जैसा मत समझो। मैं खुद डॉल गुलडोर के काल कोठरी देख चुका हूं। उन दरवाजों से कोई लौटता नहीं है। मोरिया की उम्मीद कम है पर असंभव नहीं। गिमली ने उत्साहित होकर कहा, मैं चलूंगा, अपने पूर्वजों के हाल जानना चाहता हूं। गैंडाल्फ मुस्कुराया, अच्छा गिमली, हम साथ ढूंढेंगे दरवाजे। मैं पहले भी मोरिया में से गुजर चुका हूं और जिंदा बाहर आया हूं। एरागॉन ने गहरी आवाज में कहा, मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन गैंडाल्फ सावधान, इस रास्ते में तुम्हारे लिए खास खतरा है। बोरोमीर ने साफ कहा, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि सभी मेरे खिलाफ वोट ना दें। लेगोलास भी बोला, मुझे भी यह रास्ता पसंद नहीं। हॉबिट चुप रहे। सैम ने फ्रोडो की ओर देखा। अंत में फ्रोडो ने कहा, मैं भी मोरिया नहीं जाना चाहता, लेकिन गैंडाल्फ की सलाह नहीं ठुकरा सकता। मेरे ख्याल से सुबह तक रुककर सोच लेना बेहतर होगा। सब चुप हो गए। बाहर हवा पत्थरों के बीच चीख रही थी, जैसे पहाड़ खुद चेतावनी दे रहे हों। हवा अचानक ऐसे चीखने लगी कि सब चौंक पड़े। एरागॉन खड़ा हो गया, यह हवा नहीं है, भेड़ियों की आवाज है। ऑर्क पश्चिमी पहाड़ों तक पहुंच चुके हैं। गैंडाल्फ ने गंभीर होकर कहा, अब सुबह तक रुकना ठीक नहीं, शिकार शुरू हो चुका है। बोरोमीर ने पूछा, मोरिया कितनी दूर है?
सीधे उड़ान से 15 मील, लेकिन भेड़ियों के लिए 20। गैंडाल्फ ने कहा। पिपिन कांपते हुए बोला, मैं एलरॉन्ड की बात मान लेता, मेरा तो खून तक जम गया है। सैम ने उसे संभाला। घबराओ मत, गैंडाल्फ भेड़ियों का खाना नहीं बनेंगे। रात गुजारने के लिए वे एक छोटे पहाड़ी टीले पर चढ़ गए। वहां टूटी चट्टानों का एक घेरा था, बीच में आग जलाई गई। चारों तरफ से भेड़ियों की आवाजें करीब आती जा रही थीं। बिल भी कांप रहा था। अचानक काले चमकते आंखों वाले ऑर्क्स पहाड़ी की धार पर दिखे। एक बड़ा सा भेड़िया सामने आकर रुका और एक लंबी हुक लगाई, जैसे सबको हमले का संकेत दे रहा हो। गैंडाल्फ अपनी छड़ी उठाते हुए आगे बढ़े। साउरॉन के कुत्ते, दूर हो जाओ नहीं तो जला दूंगा। भेड़िया दहाड़ता हुआ कूदा। तभी लेगोलास का तीर सीटी की तरह उड़कर उसकी गर्दन में धंस गया। वह वहीं गिर गया और बाकी झुंड अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद फ्रोडो झटके से उठा। चारों ओर एक साथ भयानक चीख पुकार गूंज रही थी। पूरा ऑर्क्स का झुंड हमला कर चुका था। गैंडाल्फ चिल्लाए, लकड़ी आग में डालो, तलवारें निकालो, पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाओ। आग भड़क उठी और दर्जनों भेड़िए पत्थरों के घेरे को फांद कर अंदर घुसने लगे। एरागोन ने एक ऑर्क को झटके से गिरा दिया। बोरोमीर ने अपनी तलवार घुमाकर दूसरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। गिमली अपनी कुल्हाड़ी घुमा रहा था और लेगोलास का धनुष गा रहा था। गैंडाल्फ की आकृति अचानक विशाल सी लगने लगी। उसने जलती हुई शाखा उठाई और चिल्लाया, नारन। उसकी आवाज गरज की तरह गूंजी और शाखा आसमान में चमकीले विस्फोट की तरह भड़की। पेड़ से पेड़ आग फैलती गई। टीला तेज रोशनी से जगमगा उठा। जलते तीर से लेगोलास ने ऑर्क नेता को गिरा दिया और बाकी सब भाग खड़े हुए। सुबह होते होते सन्नाटा छा गया। कोई मृत शरीर तक नहीं मिला, जैसे सारा झुंड हवा में गायब हो गया हो। सैम ने राहत की सांस ली। कहा था ना पिपिन, भेड़िए गैंडाल्फ को नहीं पचा पाएंगे। गैंडाल्फ ने चारों ओर देखते हुए कहा, ये साधारण भेड़िए नहीं थे। चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। मौसम अचानक साफ हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बर्फ हटाकर साफ दृश्य बनाने का आदेश दिया हो। गैंडाल्फ ने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए आदेश दिया, दरवाजों तक सूरज डूबने से पहले पहुंचना होगा। रास्ता घुमावदार है और एरागोन यहां कम आया है। मैं बस एक बार इस ओर से गुजरा हूं, बहुत समय पहले। बोरोमीर बड़बड़ाया, पता नहीं क्या अच्छा है, दरवाजा मिल जाए या हमेशा के लिए गुम हो गया है। अब गिमली सामने चलने लगा, उत्साह से भरा हुआ। काफी देर तक वे पथरीले सूखे इलाके में भटकते रहे। कोई पानी नहीं, कोई पक्षी नहीं, बस वीरान जमीन। फिर गिमली ने एक टीले से नीचे इशारा किया, यह देखो, सूखी नदी की घाटी और उसके किनारे टूटा हुआ पुराना रास्ता। गैंडाल्फ ने राहत की सांस ली। हाँ, यही था, सिरेनॉन गेट स्ट्रीम। पर पानी कहाँ गया? पहले तो यह तेज बहती थी। वे जल्दी जल्दी उस रास्ते पर आगे बढ़े, क्योंकि मोरिया अब बहुत पास थी। कई मील तक चलते चलते सबके पैर दुखने लगे, पर वे बिना रुके टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बढ़ते रहे। दोपहर ढल चुकी थी। एक छोटी सी रोक और जल्दी का भोजन करके वे फिर से आगे बढ़े। उनके सामने पहाड़ों की काली रूपरेखा दिखाई दे रही थी, पर वे अभी भी एक गहरी घाटी के भीतर थे। थोड़ी दूर जाकर रास्ता मुड़ा और वहां एक टूटा फूटा चट्टानी किनारा दिखाई दिया। ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही थीं। स्पष्ट था कि कभी यहां जोरदार झरना बहता रहा होगा। गैंडाल्फ ने कहा,
हाँ, यही स्टेयर फॉल्स का अवशेष है। आगे एक घाटी थी जहां से सीधे मोरिया का रास्ता जाता था। वे ऊपर बने पुराने पत्थर की सीढ़ियों पे चढ़े, पर ऊपर पहुंचकर स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक अंधेरी, गहरी, बिल्कुल स्थिर झील पसरी थी। कोई लहर नहीं, सूरज का कोई प्रतिबिंब नहीं, जैसे पानी नहीं, कोई सोई हुई छाया हो। गैंडाल्फ ने झील के पार देखते हुए कहा, वही है मोरिया की दीवारें, और कभी यहां द्वार हुआ करता था। इस पानी में तैरकर रात में पार जाने की उम्मीद मत रखना, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। गिमली बोला, हमें झील के उत्तर किनारे से घूमकर जाना पड़ेगा। सब थक कर भी तेजी से चलते रहे, क्योंकि सूरज ढलने से पहले उन्हें चट्टानों के पास पहुंचना था। झील चौड़ी नहीं थी, पर दक्षिण की ओर कितनी लंबी फैली है, यह अंधेरा बढ़ने पर पता नहीं चल पा रहा था। उत्तर किनारे पर पहुंचकर उन्हें एक हरी काई से भरी उथली खाड़ी मिली। गिमली आगे बढ़ा। पानी सिर्फ टखनों तक था। सब सावधानी से पार गए, क्योंकि नीचे फिसलन भरे पत्थर थे। अचानक झील के भीतर कहीं छपाक हुई। गोल आकृतियां पानी में फैल गईं, पर कुछ दिखा नहीं। सब चुप होकर आगे बढ़ गए। झील और दीवार के बीच पतली सी पगडंडी थी। वे चट्टानों से सट कर चलते रहे। झील से जितना दूर उतना अच्छा। धीरे धीरे वे दो विशाल हॉली के पेड़ों तक पहुंचे। वे इतने बड़े थे कि पहले दूर से झाड़ियों जैसे लग रहे थे, पर अब किसी प्रहरी की तरह खड़े थे। गैंडाल्फ बोला, यही है एल्विश रास्ते का अंत। इन पेड़ों को हुलीन के लोगों ने लगाया था, मोरिया के पश्चिमी द्वार के सामने। गिमली और लेगोलस आपस में फिर पुराने झगड़ों पर चढ़ गए। गैंडाल्फ ने झड़क कर कहा, अभी दोस्ती करो, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। दरवाजे ढूंढने हैं, वे छुपे हुए हैं। गैंडाल्फ ने सबको तैयार होने को कहा। जो भारी सामान सर्दी के लिए लिया था उससे छुटकारा पाओ। मोरिया में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें अब बिल को यहीं छोड़ना होगा। सैम गुस्से से भर गया। कभी नहीं, बेचारा बिल इतनी दूर तक आया है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। गैंडाल्फ ने नरम लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, दरवाजों से वह अंदर जा ही नहीं पाएगा। मोरिया अंधेरी और तंग है। सैम, तुम्हें बिल और अपने मालिक में से किसी एक को चुनना होगा। सैम की आंखें भर आईं। वह तो मिस्टर फ्रोडो के लिए ड्रैगन के मुंह में भी चला जाए। उसे यहां छोड़ने का मतलब है मौत के मुंह में धकेलना। और वहीं झील की काली सतह के पास अजीब सी हलचल फिर उठने लगी। गैंडाल्फ ने बिल की गर्दन पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, चलो पुराने दोस्त, तुम बुद्धिमान हो, रास्ता खुद ढूंढ लोगे। घास मिलती रहे तो धीरे धीरे रिवेंडेल पहुंच जाओगे। पर सैम चुपचाप खड़ा रहा। बिल ने उसकी गर्दन से मुंह लगाकर जैसे समझाया कि वह तैयार है। सैम बिखर गया। आंसू आते ही उसने चुपचाप बिल का सामान खोलना शुरू कर दिया। बाकी साथियों ने सामान बांट लिया और फिर सब गैंडाल्फ को देखने लगे। वह दो विशाल हॉली के पेड़ों के बीच चट्टान को घूर रहा था, जैसे आंखों से पत्थर को भेद देना चाहता हो। गिमली यहां वहां कुल्हाड़ी से पत्थर ठोंक रहा था और लेगोलास चट्टान से कान सटाए खड़ा था। मैरी झुंझला कर बोला, पर दरवाजे कहां हैं? गिमली ने जवाब दिया, बंद होने पर बौनों के दरवाजे नहीं दिखते, मगर गुप्त बात भूल जाए तो खुद बौना भी इन्हें नहीं खोल सकता। गैंडाल्फ ने कहा, यह दरवाजा सिर्फ बौनों का नहीं था। चमक तभी दिखती है जब सही व्यक्ति छुएगा या सही शब्द बोलेगा। वह आगे बढ़ा और चट्टान को सहलाया। धीरे धीरे चांदनी में चांदी जैसी बारीक लकीरें उभरने लगीं। धीरे धीरे वे चमकदार डिजाइन में बदल गईं। एक मुकुट, उसके नीचे हथौड़ा
और निहाई, 7 तारे, 2 वृक्ष और बीच में कई किरणों वाला तारा। गिमली चिल्लाया, ड्यूरिन के चिन्ह। लेगोलस बोला, और हाई एल्फ्स का वृक्ष। गैंडाल्फ बोला, इथिल्डिन, जो सिर्फ चांदनी में जगती है। फ्रोडो ने पूछा, इस पर क्या लिखा है? गैंडाल्फ ने पढ़ा, मोरिया के ड्यूरिन के द्वार, बोलो मित्र और प्रवेश करो। गिमली ने कहा, मतलब पासवर्ड कहो और दरवाजा खुल जाएगा। गैंडाल्फ मुस्कुराया, बिल्कुल, पर वो शब्द मुझे याद नहीं। सब पर स्तब्धता छा गई। बोरोमीर चिढ़कर बोला, फिर हमें यहां लाने का मतलब क्या था? गैंडाल्फ ने कड़क आवाज में कहा, मैं इन रास्ते से नहीं आया था। भीतर से यह दरवाजा हाथों से खुल जाता है, बाहर से सिर्फ जादू से। पिपिन ने पूछा, तो अब क्या करें? गैंडाल्फ ने ताना मारा, अगर दरवाजा सिर से नहीं टूटता तो मैं मंत्र आजमाता हूं। फिर वह कई भाषाओं में मंत्र बोलते रहे, तेज, धीमे, ऊंचे, गहरे, पर पत्थर नहीं हिला। उसी समय दूर से भेड़ियों की डरावनी हुक उठने लगी। बिल सहम गया। बोरोमीर झील में पत्थर फेंक बैठा और पानी में अजीब गोल लहरें फैलने लगी। फ्रोडो फुसफुसाया, इस झील से छेड़छाड़ मत करो, मुझे इसका डर है। अचानक गैंडाल्फ उठकर खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला, मिल गया जवाब। मूर्खता भरा, आसान था। वह दरवाजे के सामने गया और साफ आवाज में बोला, मेलन, जिसका अर्थ बौनों की भाषा में होता है मित्र। और तभी बिना आवाज किए चट्टान पर बनी लकीरें चमक उठीं और विशाल द्वार धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंट गया और खुल गया। अंदर काली सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं और आगे सिर्फ अंधेरा था। गैंडाल्फ ने मुस्कुराकर कहा, मेरी और गिमली की सोच गलत थी। असली पहेली तो खुद दरवाजे पर लिखी थी। मित्र कहो और प्रवेश करो। चलो, समय हो गया है। गैंडाल्फ ने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा ही था कि अचानक सब बदल गया। फ्रोडो ने चीख मारी। कुछ ठंडा और चिपचिपा उसके टखने को पकड़ चुका था। पानी उबलने लगा, जैसे झील के नीचे छिपे सांप जाग उठे हों। एक लंबी हरी सी गीली बांह उंगलियों जैसी शाखाओं वाली फ्रोडो को खींच रही थी। बिल आतंक से हिनहिनाते हुए भाग गया। सैम दौड़कर वापस आया और घुटनों के बल बैठकर अपनी छोटी छुरी से उस भयानक हाथ को काटने लगा। एक बांह छूटी, पर उसकी जगह 20 और झील से उठाई। काला पानी उफन रहा था और बदबू हवा में फैल रही थी। गैंडाल्फ गरजे, अंदर, सीढ़ियों पर, अभी। सब भागते हुए ऊपर चढ़े। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, उन भयानक बाहों ने द्वारों को पकड़ लिया और डरावनी ताकत से दोनों पल्ले बंद कर दिए। एक गूंजती आवाज, टूटते पेड़ों की चटक और रास्ता हमेशा के लिए सील हो गया। सैम थरथराते हुए बैठ गया। बेचारा बिल, भेड़िए कम थे क्या? अब ये झील के राक्षस। गैंडाल्फ ने नीचे जाकर दरवाजे पर अपनी छड़ी रख दी, पर कुछ नहीं हिला। वह लौटकर बोला, अब हमारे पीछे का रास्ता नहीं रहा। हमें पहाड़ों के दूसरी ओर निकलना ही होगा। फ्रोडो कांपते हुए बोला, वह क्या चीज थी? गैंडाल्फ गंभीर हो गए। पर्वतों के नीचे ऐसे प्राणी हैं जो ऑर्क से भी पुराने और अधिक घिनौने हैं। बोरोमीर बुदबुदाया, और हम उसी अंधेरे में जा रहे हैं। गैंडाल्फ ने आदेश दिया, मैं आगे चलूंगा, गिमली मेरे साथ रहेगा। मेरी छड़ी की रोशनी का पीछा करो। ऊपर की 200 सीढ़ियां पार करने के बाद वे एक समतल गलियारे में पहुंचे। सब थके, डरे हुए और भूखे थे। उन्होंने वहीं बैठकर थोड़ा खाना खाया और गैंडाल्फ ने सभी को मिर्वोर की कुछ बूंदें दी।
जो डर और थकान को कुछ देर के लिए भुला देती थीं। अब समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था। गैंडाल्फ आगे बढ़े, हाथ में चमकती छड़ी और ग्लैमड्रिंग, उसके पीछे गिमली, फिर फ्रोडो, जिसकी तलवार स्टिंग अभी भी शांत थी, जिससे पता चल जाता था कि पास में ऑर्क्स हैं या नहीं। गलियारे मोड़दार थे, कहीं ऊपर जाती सीढ़ियां, कहीं गहरी उतरती सुरंगें, कहीं काली दाईं बाईं खुलती राहें। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे यह भूल भुलैया उन्हें निगलना चाहती हो। गैंडाल्फ को पुराने समय की कुछ बातें याद थीं, पर उतनी ही कि दिशा का अंदाजा रहता रहे। गिमली बहादुर था, पर इन विशाल बोनों की खानों का विस्तार उसके लिए भी कल्पना से बाहर था। एरागॉन धीमी आवाज में बोला, डरो मत, गैंडाल्फ रास्ता ढूंढ लेगा, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो। वे आगे बढ़ते गए। कई जगह रास्ते के किनारे गहरी खाइयां थीं, जिनमें नीचे कहीं पानी किसी विशाल चक्की की तरह गड़गड़ाता सुनाई देता था। एक जगह 7 फीट चौड़ी दरार उनके सामने रास्ते में थी। पिपिन बहुत देर तक कांपता खड़ा रहा, फिर किसी तरह छलांग लगाई। सैम बड़बड़ाया, रस्सी, मुझे पता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी और मैंने साथ नहीं रखी। और वे अंधेरे में छड़ी की हल्की रोशनी का पीछा करते हुए मोरिया के दिल की तरफ बढ़ते गए। यात्रा जैसे जैसे और भीतर घुसती गई, खतरे भी बढ़ते गए। थकान सभी के चेहरों पर साफ दिखाई देती थी, पर डर उन्हें आगे बढ़ाता रहा। फ्रोडो को कुछ समय पहले झील की पकड़ से बचकर थोड़ी राहत मिली थी, पर अब फिर वही बेचैनी लौट आई, गहरी दबाव जैसी। रिवेंडेल में उसकी चोट भर जरूर गई थी, मगर उसका असर उससे कभी पूरी तरह गया नहीं। अब उसे अंधेरे में दूसरों से ज्यादा दिखने लगा था, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखा दुश्मन आसपास मंडरा रहा हो। सब धीमी फुसफुसाहट में बातें करते रहे। गलियारों में बस उनके पैरों की आवाज थी। गिमली के भारी जूते, बोरोमीर की मापी हुई चाल, लेगोलास के हल्के कदम, हॉबिट्स की नरम पटर पटर, और सबसे पीछे एरागॉन का दृढ़ कदम। लेकिन फ्रोडो को एक और आवाज सुनाई देती रही, जैसे नंगे पैरों की बेहद हल्की चाल, जो सिर्फ चलते समय सुनाई देती और रुकते ही थम जाती। कई घंटों बाद गैंडाल्फ एक विशाल मेहराब के नीचे ठहर गया। सामने 3 रास्ते खुलते थे। एक सीधा नीचे उतरता था, एक ऊपर जाता था, और एक संकरा सा सीधे आगे जाता था। गैंडाल्फ बोले, इस जगह की कोई याद नहीं आ रही, हम यहीं आराम करते हैं। पास ही एक पत्थर का दरवाजा मिला, जिसके भीतर एक बड़ा कक्ष था। सब अंदर बढ़े तो गैंडाल्फ ने रोक कर कहा, धीरे, पहले मैं देखता हूं। अंदर फर्श के बीचों बीच एक गहरा कुआं था, जैसे काले मुंह वाला गड्ढा। चारों ओर टूटे पत्थर और जंग लगी जंजीरें बिखरी थीं। मैरी और पिपिन राहत की सांस लेकर कमरे में घुसना चाहते थे, पर एरागॉन ने चेताया, जब तक मार्गदर्शक है उसी को आगे चलने दो। सब दीवारों से सटकर सोने की जगह बनाने लगे। उधर पिपिन उस कुएं की ओर आकर्षित हो गया। उसने भीतर झांका। ठंडी हवा चेहरे से टकराई। किसी अजीब आवेग में उसने एक पत्थर उठाया और नीचे फेंक दिया। बहुत देर बाद कहीं नीचे छपाक की आवाज आई, फिर वह कई बार गूंजकर लौटती रही। गैंडाल्फ गरजा, ओ ना समझ टूक, अगली बार पत्थर की जगह खुद कूद जाना। कुछ देर बाद गहराइयों से टुक टप जैसी दस्तकें आने लगीं, जैसे कोई हथौड़ा किसी संकेत की तरह बज रहा हो। पर यह आवाज भी धीरे धीरे शांत हो गई। गैंडाल्फ ने पिपिन को पहले पहरे पर लगा दिया, सजा भी और जिम्मेदारी भी।
गैंडाल्फ खुद नहीं सो पाया। वह बीते वर्षों की यादें खंगालता रहा। गलत मोड़ अब जानलेवा हो सकता था। आखिर उसने निर्णय लिया, हम दाईं ओर का रास्ता लेंगे, वहां ऊपर की ओर हवा साफ लगती है। 8 कठिन घंटों तक वे लगातार ऊपर चढ़ते गए। रास्ता अब चौड़ा था, बिना खाइयों और दरारों के। शायद यह कभी मुख्य मार्ग रहा होगा। उन्होंने 15 मील सीधा पूर्व की ओर चलना था। फिर धीरे धीरे आसपास की दीवारें गायब होने लगीं और वे एक विशाल खाली ठंडी जगह में आ गए। गैंडाल्फ ने खुशी से कहा, हम सही दिशा में हैं। शायद अब हम पूर्वी हिस्सों के पास पहुंच रहे हैं। अब मैं थोड़ी असली रोशनी का प्रयोग करूंगा। उसने अपनी छड़ी उठाई। एक तेज चमक ने अंधेरे को चीर दिया। क्षण भर के लिए सभी ने देखा, ऊपर दूर एक ऊंची पत्थरों की बनी हुई छत थी। बड़े बड़े स्तंभों की अनगिनत पंक्तियां, 3 और काले द्वार, दाएं बाएं और सामने। फिर रोशनी बुझ गई। गैंडाल्फ ने कहा, अब हम यहीं आराम करेंगे। खतरनाक हिस्सा लगभग पूरा है, पर अभी काम नहीं हुआ। पूर्वी द्वार अब भी दूर है। उस रात उनकी पूरी टोली उसी विशाल कक्ष में दुबकी रही, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरा मानो ऊपर गाढ़ा जम गया हो। पूर्वी मेहराब से आती ठंडी हवा लगातार बह रही थी और चारों ओर बस मौन, खालीपन और डर का अनदेखा बोझ था। सैम ने धीमे से कहा, यहां कभी कितने बौने रहे होंगे। 500 साल लग गए होंगे इतनी बड़ी जगह बनाने में, पर वह लोग इतने अंधेरे गड्ढों में कैसे रहते थे? गिमली ने गर्व से उत्तर दिया, ये गड्ढे नहीं, हमारे महान नगर ड्वारोडेल्फ के गर्भगृह हैं। कभी यहां उजाला, संगीत और जगमगाते दीपक थे। और फिर उसने अंधेरे में खड़े खड़े एक गंभीर गूंजता हुआ गीत छेड़ दिया। पहले पर्वतों के नव यौवन का, ड्यूरिन के जागने का, मीर रोमीर में उसके सिर पर झिलमिलाते तारों का, फिर उन विशाल सभागारों का जहां हथौड़ों की आवाज गूंजती थी, जहां चांदी और सोने जैसी धातुएं चमकती थीं और जहां बौनों के कारीगर दिन रात काम करते थे, और आखिर में उसी वैभव के उजड़ जाने का दुख। जब गीत समाप्त हुआ तो अंधेरा और भी भारी लगने लगा। सैम ने पूछा, तो क्या यहां अब भी ढेरों जवाहरात पड़े होंगे? गैंडाल्फ ने सिर हिलाया, ऊपरी मंजिलों को तो ऑर्क्स कई बार लूट चुके हैं और नीचे की खदानें पानी में डूबी हैं या उससे भी भयावह छाया में। सैम फिर बोला, तो बौने वापस आना क्यों चाहेंगे? गैंडाल्फ ने गंभीरता से कहा, मिथ्रिल, मसली चांदी जिसकी कीमत सोने से 10 गुना थी। दुनिया में केवल यही जगह थी जहां यह धातु मिलती थी, और जितना कीमती था उतना ही उनके पतन का कारण भी बना। उन्होंने बहुत गहराई तक खुदाई की और फिर ड्यूरिन का विनाश जाग उठा। फ्रोडो चुपचाप अपने कोट के नीचे हाथ ले गया। अपनी मिथ्रिल की जरा बख्तर को छूकर वह चौंक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह पूरे शायर की कीमत अपनी छाती पर ढोए फिर रहा है, और उसका मन फिर रिवेंडेल, बिल्बो, बैग एंड के शांत दिनों में जा पहुंचा। उसे तीव्र इच्छा हुई कि वह कभी यहां ना आया होता। धीरे धीरे सब नींद में डूबते गए। फ्रोडो पहरे पर था और फिर वही बेचैनी लौट आई। लग रहा था जैसे किसी गहरे स्थान से कोई अदृश्य सांस कमरे में घुस रही हो। एक क्षण को उसने दूर अंधेरे में 2 हल्की सी चमकती बिंदुओं को देखा, जैसे हल्की आंखें। वह चौंक उठा, शायद नींद में झपकी लग गई थी। जब लेगोलास ने उससे जगह बदली तो फ्रोडो गहरी नींद में चला गया, और सपने जागने के बीच उसे फिर वही 2 चमकती बिंदुएं दिखाई देती रहीं,
जो धीरे धीरे पास आ रही थी। किसी ने उसके चेहरे पर पड़ती फीकी रोशनी से उसे जगाया। ऊंची छत से एक पतले उजाले की किरण उतर रही थी। गैंडाल्फ ने कहा, सुबह हो गई है, हम पूर्वी और बहुत ऊपर हैं। अगर सब ठीक रहा तो हम आज ही मुख्य दरवाजों तक पहुंच जाएंगे। गिमली ने भारी मन से कहा, मैंने अपने पुरखों की नगरी देख ली, पर्या उजड़ चुकी है और मुझे अब भी संदेह है कि बालिन यहां कभी सुरक्षित पहुंचा भी था। खाना खाकर वे गैंडाल्फ के पीछे पीछे उत्तरी राह पर बढ़े। एक चौड़ा गलियारा था। कुछ दूर जाते ही दाईं ओर एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। ऊपर से आती नीली रोशनी के कारण वह अन्य हिस्सों से कहीं ज्यादा उजला लग रहा था। जैसे ही वे भीतर गए, उनके पैरों ने मोटी जमी धूल को उड़ा दिया। दरवाजे के पास कुछ ठोस अनपहचानी आकृतियां पड़ी थीं, जिन पर सब ठोकर खा रहे थे। कक्ष के मध्य में एक पत्थर की मेज जैसी चौकोर संरचना थी और उसके ऊपर सफेद पत्थर की बड़ी पटिया। फ्रोडो को अंदर ही अंदर बेचैनी हुई। वह झुककर पढ़ने लगा कि उस पर क्या उकेरा था। गैंडाल्फ आगे आया और शिलालेख पढ़ने लगा। बालिन, फुंडिन का पुत्र, मोरिया का स्वामी। फ्रोडो की आवाज भर्रा गई। तो वह सचमुच मारा गया। गिमली ने गहरा हुड अपने चेहरे पर खींच लिया। उस पर यह प्रहार सबसे भारी था। तो दोस्तों, आपको आज का अध्याय कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए आपको वापस मेरे चैनल पर तो आना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आप मुझे यह सुझाव भी दे सकते हैं कि इस सीरीज के साथ साथ आप और कौन सी अन्य बुक सीरीज को सुनना चाहते हैं। और उनको सुनने के लिए यू हैव टू कम बैक टू बुक्स।